अक्सर फर्स्ट कांटेक्ट या एलियंस की कहानियों में हमें बड़ी बड़ी उड़न तस्तरियां या अजीब से जीव देखने को मिलते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक एलियन स्पेसशिप बिल्कुल एक आम इंसान जैसा ही दिखता हो, बिल्कुल हूबहू। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी बेहद मजेदार और अनोखी कहानी को डिकोड करने वाले हैं, जहां एक इंसान खुद एक चलता फिरता स्पेसशिप है। तो चलिए सीधा इस रोमांचक सफर में गोता लगाते हैं। शुरुआत कुछ ऐसे होती है। न्यूयॉर्क शहर के मशहूर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आसमान से एक बहुत बड़ा आग का गोला आकर गिरता है। सबको लगता है खैर उल्कापिंड होगा, लेकिन जैसे ही धुआं छटता है वहां से एक सफेद सूट और टाई पहने हुए एक आदमी बाहर निकलता है। अब कहानी यहीं से हमें झकझोर देती है, क्योंकि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो सच में खुद एक जीता जागता स्पेसशिप है। मतलब शुरुआत ही इतनी मिस्टीरियस है कि आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है। अगर घटनाओं के इस अजीबोगरीब क्रम को देखें तो कहानी आज से नहीं बल्कि ठीक 3 महीने पहले से शुरू होती है। हुआ ये था कि जॉश नाम के एक लड़के के बेडरूम वाले एक्वेरियम में एक रहस्यमयी सा ऑर्ब यानी एक चमकता हुआ गोला आकर गिरता है। फिर आती है आज की बारी, जब ये इंसान के आकार वाला स्पेसशिप धरती पर लैंड करता है। और मजे की बात देखिए, धरती पर कदम रखने के कुछ ही मिनटों बाद इस महाकाय स्पेसशिप को जॉश की मां जीना की कार से जोरदार टक्कर लग जाती है। एकदम परफेक्ट टाइमिंग है ना? अलग अलग लगने वाली ये घटनाएं असल में एक ही परिवार से कैसे जुड़ी हैं, ये वाकई दिलचस्प है। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। बाहर से देखने में ये डेव नाम का आदमी बिल्कुल इंसानों जैसा है। इसके कपड़े, इसका शरीर, सब कुछ एडवांस तकनीक से खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बस इसकी हरकतें थोड़ी सी रोबोटिक है। लेकिन अंदर का नज़ारा, वो तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। इस पूरे विशाल शरीर को असल में बहुत ही छोटे छोटे एलियंस का एक क्रू कंट्रोल कर रहा है। ये एलियंस दिखते बिल्कुल इंसानों जैसे ही हैं, बस साइज में बहुत छोटे हैं। इनकी यूनिफॉर्म पर नंबर्स लिखे हैं और ये सारे के सारे इस डेव के सिर के अंदर बैठकर इस पूरे शरीर को एक मशीन की तरह चला रहे हैं। ये जो कंट्रास्ट है ना बाहर और अंदर का, ये इस कहानी की जान है। जाहिर है इस स्पेसशिप का पहला काम है इंसानों के बीच बिना किसी शक के घुलना मिलना। लेकिन सच कहें तो ये काम इतना आसान बिल्कुल नहीं था। डेव जब इंसानों जैसी हरकतें कॉपी करने की कोशिश करता है तो सिचुएशन बहुत ही फनी हो जाती है। जरा सोचिए, रास्ते चलते अजनबियों को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराना, या किसी अनजान परिवार की फोटो खिंच रही हो और उनके बीच जाकर मूर्ति की तरह खड़े हो जाना, या फिर सड़क पर सोप बबल्स के साथ पागलों की तरह खेलना। इन छोटे एलियंस को इंसानी दुनिया के रूल्स का कोई आइडिया नहीं है, और इसी कंफ्यूजन में क्रॉसवॉक के सिग्नल को इग्नोर करने की वजह से ही तो जीना की कार इस डेव से टकराई थी। अब इन सब हंसी मजाक के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एलियंस यहाँ कोई छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं। उनका एक बेहद सीरियस मिशन है। उनका ग्रह है नील, और उनका मेन टारगेट उस ऑर्ब को वापस पाना है जो 3 महीने पहले जॉश के घर गिरा था। असल में उनके ग्रह की सारी ऊर्जा खत्म हो रही है, और हमारी धरती के समुद्रों का नमक, जी हाँ नमक, उनके ग्रह के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। और वो ऑर्ब, वो इसी नमक को सोखने वाली एक एडवांस डिवाइस है। मतलब ये पूरा मिशन उनके अपने ग्रह के अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन मिशन जितना सीरियस है, उसे पूरा करने का तरीका उतना ही कॉमेडी ऑफ एरर्स से भरा है। गलतियों का एक पूरा सिलसिला। जब डेव को अपना हुलिया बदलने के लिए कपड़ों की दुकान पर ले जाया जाता है तो अंदर बैठे क्रू को कपड़े पहनने का सिस्टम ही समझ नहीं आता। वो फिटिंग रूम में इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि दुकान का सारा सामान ही गिरने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब पेमेंट की बारी आती है। क्रू एक नोट को स्कैन करता है और स्पेसशिप के सूट के अंदर से ही बड़ी अजीब तरह से पैसे प्रिंट करके निकाल देता है। और जब एक स्टोर में सचमुच के हथियारबंद चोर आ जाते हैं तो डेव खतरे को समझे बिना बड़ी ही कैजुअली अपनी उंगलियों से बंदूक की नली को ऐसे मोड़ देता है जैसे वो कोई प्लास्टिक का खिलौना हो। इतने फनी मोमेंट्स के बीच अचानक से एक बहुत ही गहरा मोड़ आता है। जीना के घर पर डिनर चल रहा होता है। तभी क्रू को एक दिल की तस्वीर दिखती है, और जीना बड़े प्यार से समझाती है कि दिल इंसानों के सबसे खास एहसास यानी प्यार को दर्शाता है। सुनने में ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन एलियंस के कैप्टन के लिए ये सच में एक इमोशनल अवेकनिंग थी। एक ऐसा पल जिसने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। यहीं से उनका हम इंसानों को देखने का पूरा नजरिया ही बदलने लगता है। और इस नए एहसास का असर भी साफ दिखने लगता है। ये छोटा सा क्रू धीरे धीरे सहानुभूति यानी एम्पैथी सीख रहा है। जब डेव सड़क पर एक बेघर इंसान को कड़कड़ाती ठंड में देखता है तो वो बिना सोचे अपना इकलौता कंबल उसे दे देता है। इसके बाद जब शिप स्लीप मोड में होता है तो कैप्टन और नंबर 3 नाम की एलियन कॉकपिट में बैठकर इट्स अ वंडरफुल लाइफ जैसी क्लासिक फिल्म देखते हैं।
सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये बेहद लॉजिकल और तकनीक पर चलने वाले एलियंस इंसानी भावनाओं को देखकर सचमुच रो पड़ते हैं। इंसानियत का ये असर उन पर बहुत गहरा हो रहा था। परफेक्शन तो किसी कहानी में होता नहीं, और इस भावुक माहौल के बीच टेंशन तब दस्तक देती है जब सामने आता है नंबर 12। जी हां, अगली सुबह उठते ही कैप्टन को पता चलता है कि स्पेसशिप की बैटरी सिर्फ 12 घंटे की बची है। सिर्फ 12 घंटे। अगर इस छोटे से समय में उन्होंने अपना मिशन पूरा करके वापसी की उड़ान नहीं भरी तो वे हमेशा हमेशा के लिए धरती पर फंस जाएंगे, और उनका अपना ग्रह वो भी नष्ट हो जाएगा। अब वक्त सचमुच उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा था। वक्त की इसी मारामारी के बीच उनकी तलाश उन्हें एक अम्यूजमेंट पार्क तक ले जाती है। वहां अपने रोबोटिक सिस्टम का पूरा फायदा उठाते हुए डेव पलक झपकते ही एक हॉट डॉग खाने का कंपटीशन जीत लेता है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब जॉश को परेशान करने वाला एक स्कूल बुली यानी एक बदमाश लड़का वहां आ धमकता है। डेव बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसे सीधा उल्टा लटका देता है, और बस उसी वक्त उस बदमाश की जेब से चुराया हुआ वो ऑब नीचे गिर जाता है। फाइनली उन्हें वो डिवाइस मिल ही जाती है जिसकी उन्हें इतनी सख्त तलाश थी। मिशन लगभग पूरा ही हो गया था, बस वापसी बाकी थी। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा झटका लगता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बेसबॉल का एक नॉर्मल सा गेम बहुत भारी पड़ जाता है। कैप्टन अपना पूरा जोर लगाकर बॉल फेंकता है, लेकिन वो बॉल किसी चीज से टकराकर पलटती है और सीधे डेव के माथे पर आकर लगती है। इस एक जोरदार झटके से पूरे स्पेसशिप का सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो जाता है। पावर कट। डेव धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स घबराकर उसे डिफाइब्रिलेटर से जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। और मजे की बात देखिए, इस झटके से न सिर्फ सिस्टम रीबूट होता है बल्कि शिप की बैटरी भी फुल चार्ज हो जाती है। ये पल जितना डरावना था उतना ही कमाल का भी। लेकिन अस्पताल की इस घटना ने अंदर बैठे क्रू को दो हिस्सों में बांट दिया। एक गहरी वैचारिक लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ है कैप्टन, जो इंसानी बिहेवियर से बहुत ज्यादा इंप्रेस है, जो प्यार और एम्पैथी सीख चुका है और जीना और जॉश को अपना दोस्त मानता है। और दूसरी तरफ है नंबर 2, जिससे सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन से मतलब है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि धरती नष्ट हो जाए, बल्कि उसे इंसानों के करीब जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये टकराव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नंबर 2 सीधा सीधा एक हिंसक बगावत यानी म्यूटनी शुरू कर देता है। और इस बगावत का नतीजा क्या होता है? एक फुल ऑन पुलिस स्टैंड ऑफ। जब डेव एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है, उसी वक्त नंबर 2 बाकी क्रू के साथ मिलकर जहाज का कंट्रोल जबरदस्ती अपने हाथ में ले लेता है, और उसी समय पुलिस ऑफिसर्स ड्यूई और स्टीवी आकर डेव को अरेस्ट कर लेते हैं। अब पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में नया कैप्टन बना नंबर 2 एक आक्रामक ऑर्डर देता है। डेव की उंगली से एक भयंकर एनर्जी वेव फायर होती है, चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं, अफरा तफरी मच जाती है, और इसी भयानक भगदड़ में बेचारा नंबर 17 नाम का एक छोटा एलियन डर के मारे डेव के कान से सीधे छलांग लगा देता है और एक पुलिस वाले के कॉफी कप में जा गिरता है। बिल्कुल क्रेजी सिचुएशन। यहां पर आता है कहानी का सबसे बड़ा और ड्रामेटिक ट्विस्ट। नंबर 2 अब पूरी तरह से कंट्रोल में है और वो किसी की नहीं सुनने वाला। असली कैप्टन और नंबर 3 उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर 2 एक बेहद क्रूर कमांड देता है। वो उन दोनों को डेव की नाक के रास्ते, जी हां नाक के रास्ते, बहुत ही जोर से बाहर सड़क पर फेंक देता है। अब सोचिए, जहाज का असली कैप्टन न्यूयॉर्क की विशाल और अनजान सड़कों पर पूरी तरह से अकेला और बेसहारा छूट गया है। अब न्यूयॉर्क शहर हम इंसानों के लिए ही इतना बड़ा और भागदौड़ भरा है, तो जरा उन एलियंस के नजरिए से सोचिए जो मुश्किल से कुछ इंच के हैं। उनके लिए तो ये किसी खौफनाक जंगल जैसा है। एक बाउंस होती हुई बास्केटबॉल उनके लिए किसी पहाड़ के गिरने से कम नहीं। एक पालतू कुत्ते का सूंघना भी किसी खूंखार राक्षस के हमले जैसा डरावना लगता है। सड़क किनारे चल रहा एक लीफ ब्लोअर उन्हें किसी भारी तूफान की तरह हवा में उड़ा देता है, और एक तेज रफ्तार टैक्सी के टायरों के बीच छुपकर बाल बाल बचना सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। इस दुनिया में हर छोटी चीज उनके लिए एक जानलेवा खतरा है। एक तरफ कैप्टन किसी तरह वापस जहाज तक पहुंचने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ नंबर 2 डेव को लेकर सीधा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहुंच चुका है, वही जगह जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। नंबर 2 बिना कोई वक्त बर्बाद किए उस ऑर्ब को सीधा समुद्र में गिरा देता है, और जैसे ही वो डिवाइस पानी से टकराती है, एक विशाल और भयानक बवंडर उठ खड़ा होता है।
वो बवंडर तेजी से धरती के सारे नमक और पानी को खींचने लगता है। मतलब अब धरती का विनाश सिर्फ कुछ ही पलों की दूरी पर है। तो सवाल है कि अब इंसानियत को कैसे बचाया जाए। कैप्टन किसी न किसी तरह वापस जहाज के अंदर घुसने में कामयाब हो ही जाता है। इंजन रूम में नंबर 2 के साथ उसकी जबरदस्त हाथापाई होती है। बाकी क्रू को भी अब समझ आ जाता है कि नंबर 2 का रास्ता गलत है और वो वापस अपने असली कैप्टन का साथ देते हैं। लेकिन उस खतरनाक ऑर्ब को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, जहाज की बची कुची सारी पावर को डेव के बाएं हाथ में डाइवर्ट करना, ताकि एक इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बने जो उस ऑर्ब को खींच सके। कैप्टन ये बहुत अच्छे से जानता था कि ऐसा करने से उनके अपने ग्रह वापस जाने की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो धरती को बचाने का फैसला करता है और उस ऑर्ब को खींचकर गहरे अंतरिक्ष में फेंक देता है। धरती तो तबाह होने से बच गई, लेकिन हमारा प्यारा स्पेसशिप डेव अब पूरी तरह से बेजान हो चुका है। उसकी सारी बैटरी जीरो हो चुकी हैं और बाहर पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसा लगता है कि बस खेल खत्म। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। जॉश, जो अपने इस एलियन दोस्त को इस हालत में हार मानते नहीं देख सकता, उसे अस्पताल वाला वाकया याद आता है। वो तुरंत एक पुलिस वाले की टेसर गन निकालता है और डेव को एक जोरदार हाई वोल्टेज शॉक देता है। और बूम, इस शॉक से चमत्कारिक रूप से जहाज के सारे सिस्टम्स वापस ऑन हो जाते हैं और फुल पावर लौट आती है। और यहीं से शुरू होता है द ग्रेट एस्केप। पावर वापस आते ही कैप्टन पहली बार डेव के मुंह से बाहर झांकता है और जॉश की हिम्मत और जीना के सिखाए गए प्यार के उस खूबसूरत सबक के लिए उन्हें थैंक यू कहता है। उसी बीच वो छोटा नंबर 17 भी ऑफिसर ड्यूई के कॉफी कप से सुरक्षित वापस आ जाता है। हालांकि एफबीआई एक बहुत बड़ा जाल लेकर स्पेसशिप को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, लेकिन कैप्टन एक कदम आगे था। वो तुरंत एस्केप प्लान एक्टिवेट करता है। डेव का एक पैर रॉकेट के थ्रस्टर में बदल जाता है और वो एफबीआई को चकमा देता हुआ सीधा आसमान चीरकर अपने ग्रह की ओर उड़ जाता है। सच में ये एक परफेक्ट और दिल को छू लेने वाली विदाई थी। इस बेहद मजेदार, इमोशनल और एक्शन से भरपूर कहानी के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, अगर सच में छोटे एलियंस का कोई क्रू आज हमारी धरती पर क्रैश लैंड कर जाए, तो हमारी रोजमर्रा की अजीबोगरीब आदतें, हमारे तौर तरीके, उन्हें हम इंसानों के बारे में क्या सिखाएंगे? क्या वे हमें कभी समझ पाएंगे, या ये दुनिया उन्हें भी डेव की तरह ही उलझन में डाल देगी? असल में ये कहानी सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं है, ये बाहर वालों की नज़रों से खुद हमारी इंसानियत को देखने का एक कमाल का नजरिया है। इस शानदार विश्लेषण में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।